नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। विकास दुबे, सुप्रीम कोर्ट की योगी सरकार को नसीहत, ऐसी घटना दोबारा ना हो। जी हां दोस्तों, विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य में ऐसी घटना फिर से ना हो। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने जांच समिति को भी अप्रूवल दिया। विकास दुबे के एनकाउंटर की जाँच करने वाली समिति में रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान और यूपी के पूर्व DGP KL गुप्ता को शामिल किया गया है। जाँच कमेटी को 2 महीने में रिपोर्ट सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जाँच कमीशन को 1 हफ्ते में गठित करने को कहा है। सचिव और अन्य अधिकारी केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। 2 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। आयोग हर पहलू पर गंभीरता से जांच करेगा। इससे पहले यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि जांच समिति में जस्टिस BS चौहान और पूर्व DGP KL गुप्ता को शामिल किया जाएगा। जस्टिस चौहान ही समिति की अध्यक्षता भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच समिति को 2 महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील घनश्याम उपाध्याय ने राज्य के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए। वकील ने कहा कि जस्टिस चौहान का नाम क्यों सुझाया गया है। हमने 12 जजों के नाम सुझाए थे। इस पर CJI ने कहा कि हम जस्टिस की पसंद खोजने के लिए उन्हें दोष नहीं दे सकते। याचिकाकर्ता के वकील घनश्याम उपाध्याय ने कहा कि राज्य के अधिकारियों को कमेटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, समिति में केवल बाहर के लोग हों। इस पर CJI ने कहा कि हैदराबाद मामले में यही समस्या थी जो हम चाहते थे कि आयोग दिल्ली में बैठे, लेकिन हमने पाया कि सारे सबूत तेलंगाना में है। जब यूपी में सबूत है तो आयोग को दिल्ली में क्यों बैठना चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वह इस मामले में जुड़ी जांच को अगले 1 हफ्ते में शुरू करे। 2 महीनों के भीतर इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। कोर्ट ने यूपी सरकार से ये भी कहा कि वह सुनिश्चित करे कि इस तरह की कोई भी घटना भविष्य में ना हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा विधायक ने योगी सरकार पर ही उठा दिए सवाल। कहा, इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा, जिससे शिकायत करो वही वसूली कर लेता है। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम प्रकाश ने अपनी ही पार्टी की सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना इस समय देख और सुन रहा हूँ। वह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिससे शिकायत करो वह खुद ही वसूली कर लेता है। हरदोई के गोपामऊ से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने फेसबुक पर यह पोस्ट लिखी है। उनके इस बयान के बाद विपक्ष को उन पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करते हुए लिखा है, सच कहां छुपाए छुपता है। यह BJP फॉर इंडिया की विधायक अपनी ही #माय योगी आदित्यनाथ सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए, लेकिन मीडिया के मुंह पर ताला और आंखों पर पड़ी पट्टियों के चलते कहां दिखाया जाएगा। अब सोचिए, अगर यह गैर भाजपा के विधायक होते फिर क्या हो रहा होता। बता दें, यह पहली बार नहीं है जब श्याम प्रकाश ने सरकार के खिलाफ सवाल उठाया है। इससे पहले इसी साल अप्रैल में उन्होंने विधायक निधि के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया था। उन्होंने हरदोई के मुख्य विकास अधिकारी को एक पत्र भी लिखा था। उन्होंने विधायक निधि की तरफ से दिए गए 25 लाख रुपए का अपना योगदान वापस मांगा था। उन्होंने फेस मास्क, PPE, सैनिटाइजर और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए दान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। हालांकि जिलाधिकारी से मीटिंग के बाद उन्होंने अपना पत्र वापस ले लिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ की मांग, बैलेट पेपर से हो मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए आगामी विधानसभा उपचुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए जाने चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों से देश में आगामी चुनावों के दौरान प्रचार पर उनके विचार और सुझाव मांगे थे। इस मामले में आयोग ने सभी पार्टियों से 31 जुलाई तक जवाब मांगा था। बता दें कि कुछ दिनों पहले निर्वाचन आयोग ने चुनावों में 65 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा नहीं देने का फैसला किया था। हालांकि आयोग ने दिव्यांगों, 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं, जरूरी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के साथ साथ कोरोना संक्रमितों को विकल्प के तौर पर पोस्टल बैलेट से मताधिकार के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। आयोग ने इस फैसले के पीछे कोरोना का हवाला दिया था। बता दें कि इस साल मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में उपचुनाव जबकि बिहार में विधानसभा का चुनाव कराए जाने हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान की गहलोत सरकार ने ऑडियो क्लिप मामले में गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट, जाने पूरा मामला। जी हां दोस्तों, राजस्थान में ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद गृह मंत्रालय को गहलोत सरकार ने पूरी रिपोर्ट भेज दी है। बीते दिनों बीजेपी और भाजपा नेताओं के ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद गृह मंत्रालय ने फोन टैपिंग मामले पर राजस्थान सरकार से जवाब तलब किया था। विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर ऑडियो क्लिप सामने आई थी। ऑडियो क्लिप मामले में पूरी रिपोर्ट भेजी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान की गहलोत सरकार ने मंत्रालय को ऑडियो क्लिप मामले पर अपनी पूरी रिपोर्ट भेज दी है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट में बागी विधायक खिलाफ केस चल रहा है। फोन टैपिंग का आधार और इनपुट सहित अन्य विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान सरकार ने अपनी रिपोर्ट में फोन टैपिंग में सभी नियमों का पालन किया है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि इस प्रकरण में केंद्रीय मंत्री या किसी मंत्री या राजनीतिक दल का फोन टेप नहीं किया गया है। क्या है मामला? अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनातनी के बीच मीडिया को 3 ऑडियो टेप लीक हुआ। इन टेपों में कथित रूप से उन विधायकों को शामिल किया गया है जो राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस की सरकार को गिराए जाने की अपनी योजना के बारे में पायलट भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह के साथ मिलकर भाजपा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा नेता संजय जैन के साथ बातचीत कर रहे हैं। ऑडियो टेप लीक होने के एक दिन बाद कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एक शिकायत दर्ज की, जिसके बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने शेखावत, शर्मा और जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल, ममता बनर्जी ने 3 दिन के लॉकडाउन का किया ऐलान, मचा बवाल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस महीने 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद से सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल ममता बनर्जी ने गुरुवार, शनिवार और बुधवार यानी 23, 25 और 29 जुलाई को तो लॉकडाउन की घोषणा की है, लेकिन शुक्रवार को छोड़ दिया है। इस्लाम में शुक्रवार का दिन बेहद अहम होता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के लिए एकजुट होते हैं। देश में यह पहली बार है जब इस तरह लॉकडाउन किया गया है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार और रविवार को काफी संख्या में लोगों को बाहर जाने से रोकने और सप्ताह में 4 कार्य दिवस सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध कदम उठाया गया है। इसके साथ ही गुरुवार और शनिवार को लॉकडाउन के दौरान राज्य के सभी सार्वजनिक स्थलों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के गृह सचिव अल्पान बंदोपाध्याय ने लॉकडाउन की जानकारी देते हुए यह भी पुष्टि की कि सूबे में कोरोना वायरस की कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। इसको लेकर मेडिकल एक्सपर्ट भी चर्चा कर रहे हैं। इसको लेकर हमने राज्य के स्वास्थ्य विभाग से भी इनपुट लिया है। वहीं शुक्रवार को छोड़कर लॉकडाउन करने पर विपक्ष ने ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाए हैं। बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन धर्म के आधार पर किया जाता है। ममता बनर्जी ने गुरुवार और शनिवार को पूरी तरह से लॉकडाउन किया है, लेकिन शुक्रवार को छूट दी है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोग एकजुट होकर नमाज पढ़ते हैं, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने शुक्रवार को लॉकडाउन नहीं किया। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त को बकरीद है और इस दिन भी लॉकडाउन नहीं होगा। इसको लेकर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने भी ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले बिहार सरकार के सुशासन का पर्दाफाश हुआ। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग के साथ राजनीतिक दल भी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला होना लाजमी है। इस बीच इस चुनावी बयानबाजी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी अब कूद गए हैं। दरअसल राहुल गांधी एक ट्वीट करके बिहार की नीतीश कुमार सरकार के सुशासन पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, बिहार में कोरोना महामारी की स्थिति नाजुक है और राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। बिहार सरकार के सुशासन का पर्दाफाश करता है। दरअसल कोरोना की स्थिति और बाढ़ से निपटने को लेकर विपक्ष में बिहार में नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य विपक्षी दल के प्रतिनिधि लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका आरोप है कि नीतीश सरकार ने न तो राज्य में ठीक से कोरोना की जाँच करा पा रही है और न ही बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद सुनिश्चित कर पा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के 8 जिले बाढ़ से तबाही के मुहाने पर 4.15 लाख से अधिक आबादी हो चुकी है प्रभावित। जी हां दोस्तों, लगातार 2 दिनों की भारी बारिश के बाद उत्तर बिहार के हालात फिर से खराब होने लगे हैं। नदियों का जलस्तर तेजी से ऊपर बढ़ते हुए खतरे के निशान को पार कर गया है। बिहार के 8 जिलों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। इस बाढ़ से 8 जिलों के 38 प्रखंड के 217 पंचायतों में रहने वाली 4,13,952 की आबादी प्रभावित हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बाढ़ में फंसे 13,585 लोगों को अब तक निकाला गया है। उनके लिए कुल 5 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। इन राहत शिविरों में फिलहाल 1075 लोगों ने शरण ली है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 16 सामुदायिक किचन में खाना बनाया जा रहा है, जिसमें 36,948 लोग सामुदायिक किचन से 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 3 अगस्त को विधानसभा में सरकार को देना होगा जवाब। बाढ़ कोरोना के लिए क्या की थी तैयारी? तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाढ़ ग्रस्त इलाके दरभंगा और मधुबनी दौरे से पहले पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में बाढ़ और कोरोना जैसी महामारी से लोग परेशान हैं, सरकार उस स्तर पर इंतजाम करने में काफी नाकाम रही है और उसे फेल ही कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि एनएमसीएच के अधीक्षक को बिहार सरकार ने हटा दिया। यह इसलिए हटाया कि सुपरिटेंडेंट ने सरकार के पोल को खोला है, जबकि सेंट्रल टीम को अधीक्षक ने पूरी जानकारी दी थी। तेजस्वी ने कहा कि नेपाल से सटे जो सीमावर्ती इलाके हैं और वहां जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है और लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, खासकर मिथिलांचल, सीमांचल और चंपारण के इलाके लोग, वहां बताता है कि हालत कितने खराब हैं। जो छोटे पुल पुलिया है बनाए गए हैं, अब वह ध्वस्त होते जा रहे हैं और उसको भी नदी का जो वाटर लेवल है वह क्रॉस कर रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अदृश्य हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि विपक्ष अपनी दायित्व को बखूबी निभा रहा है। 3 अगस्त विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला, जिसमें सरकार की कमियों को विपक्ष गिनवाएगा भी और जवाब भी मांगेगा। आगे बाढ़ पीड़ितों को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बाढ़ से त्रस्त आबादी के लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। दरभंगा मेडिकल अस्पताल में गुंडे घुसकर आरजेडी की ये है कानून व्यवस्था। वहीं पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में लड़की का रेप हो जा रहा है और प्रशासन मौन है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से चुनाव की तैयारी करने में व्यस्त है। कोविड-19 और बाढ़ को लेकर जान बचाना चाहिए था, लेकिन उसकी चिंता सरकार को नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी की चिंता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें यह भी पता नहीं था कि विधान पार्षद सुनील जी कोरोना पॉजिटिव हैं। तेजस्वी ने कहा, हम उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। कोविड में रिकवरी जैसी होनी चाहिए, नहीं हो पा रही है और बीजेपी चुनाव की तैयारियों में लगी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी तैयारियों में जुटी राजद ने बिहार में बनाए सर्वाधिक बूथ लेवल एजेंट, आयोग से मिली हरी झंडी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में 52,000 से अधिक बूथ लेवल एजेंट बना दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजद की तरफ से आधिकारिक तौर पर प्रस्तुत नामों पर अपनी मुहर लगा दी है। राजद का दावा है कि प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से बनाए गए सर्वाधिक बूथ लेवल एजेंट उनकी पार्टी के हैं। बूथ लेवल एजेंट छूटे गए मतदाताओं का पंजीयन कराएंगे, साथ ही मतदाताओं की दूसरी दिक्कत का समाधान करेंगे। बूथ लेवल एजेंट आयोग की तरफ से तय बीएलओ के साथ लगातार संपर्क करेंगे। इधर राजद ने प्रदेश में 72,000 से अधिक बूथों में से करीब 60,000 बूथ समितियों का गठन कर लिया है। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य बनाए गए हैं। बूथ कमेटी बनाने पर पार्टी गंभीरता से काम कर रही है। इसी कड़ी में व्हाट्सएप और दूसरे संचार माध्यमों के जरिए समितियों का गठन किया जा रहा है। हालांकि लॉकडाउन के चलते सदस्यों को जोड़ने में अब दिक्कत आ रही है। इसके बावजूद तेजी से काम चल रहा है। कोरोना के दौर में चुनावों को देखते हुए इस बार आयोग सहायक निर्वाचन केंद्र भी तय करने जा रहा है, ताकि टोलों मजरों को ठीक से मतदान कराया जा सके। राजद यह मानकर चल रहा है कि ऐसे 36,000 सहायक बूथ गठित किए जा रहे हैं। जिन बूथों पर सहायक बूथ बनाए जाएंगे, वहां पर राजद बूथ लेवल कमेटी के सदस्यों की संख्या को विभाजित कर देगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने लगाया मोदी सरकार साजिशन विपक्षी सरकारों को गिराने का आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भाजपा नीत राजक सरकार पर आरोप लगाया कि वह केंद्रीय एजेंसियों एवं धन बल का इस्तेमाल करके विपक्ष शासित राज्यों की चुनी हुई सरकारों को गिराने के प्रयास के लिए साजिश रच रही है। बनर्जी शहीद दिवस पर तृणमूल कांग्रेस की एक ऑनलाइन रैली को संबोधित कर रही थी। उन्होंने परोक्ष तौर पर भाजपा की ओर इशारा करते हुए घोषणा की कि पश्चिम बंगाल बाहरी नहीं बल्कि उसके अपने लोगों द्वारा शासित किया जाता रहेगा। बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र ने बंगाल को संसाधनों से वंचित किया है और कहा कि जनता राज्य के साथ किए गए अन्याय के लिए उसे उचित जवाब देगी। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार द्वारा बंगाल की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों और धनबल का इस्तेमाल करके एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। भाजपा देश की अब तक की तोड़फोड़ करने वाली सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा, जब देश कोविड-19 महामारी से लड़ने में व्यस्त है, भाजपा मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और पश्चिम बंगाल की चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने में व्यस्त है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजराती मूल की ओर इशारा करते हुए राजस्थान में राजनीतिक उथल-पुथल को लेकर केंद्र पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, गुजरात को सभी राज्यों पर शासन क्यों करना चाहिए? संघीय ढांचे की क्या जरूरत है? एक राष्ट्र एक पार्टी प्रणाली बना दें। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूरे देश में भय का माहौल व्याप्त है। बनर्जी ने लोगों से कहा कि वे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी को वोट दें। उन्होंने कहा, राज्य पर बाहरी और गुजरात के लोग नहीं बल्कि बंगाल के लोग शासन करेंगे। हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि भाजपा के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाए।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सियासी संकट के बीच राजस्थान सरकार के ताबड़तोड़ फैसले, 35 लाख जरूरतमंद परिवारों को और मिलेगी 1000 रुपए की अनुग्रह राशि। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लॉकडाउन से प्रभावित 35 लाख जरूरतमंद परिवारों को 1000 रुपए अनुग्रह राशि एक बार और देने का निर्णय किया है। इस पर 351 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही बैठक में पर्यटन एवं इससे जुड़े उद्योगों को संबल देने के उद्देश्य से वित्तीय एवं गैर वित्तीय राहत उपायों का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति, कृषि सहकारिता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिए। बैठक में कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन से प्रभावित हुए 35 लाख बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है तथा निराश्रित, असहाय, स्ट्रीट वेंडर्स सहित जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल एवं तात्कालिक राहत देने के लिए 1000 रुपए की अनुग्रह राशि एक बार और देने का महत्वपूर्ण निर्णय किया गया। इससे आजीविका की परेशानी झेल रहे इन परिवारों को राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने पूर्व में भी लॉकडाउन के दौरान इन परिवारों को 2500 रुपए की अनुग्रह राशि दी थी। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि कोविड-19 महामारी के कारण पर्यटन एवं होटल व्यवसाय व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है। यह सेक्टर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। साथ ही इस क्षेत्र से लाखों लोगों की आजीविका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। मंत्रिपरिषद ने राजस्थान विदेश निवेश प्रोत्साहन स्कीम 2019 के तहत पर्यटन, होटल एवं मल्टीप्लेक्स सेक्टर की इकाइयों को 1 वर्ष के लिए अतिरिक्त लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत वे इकाइयां पात्र होंगी जो अपनी गतिविधि 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच प्रारंभ करेंगी और साथ ही जिनकी पात्रता अवधि 31 दिसंबर 2019 के बाद ही शेष है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पत्रकार विक्रम जान, संजय सिंह बोले यूपी में योगी का जंगल राज। जी हां दोस्तों, गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी में अब पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं विपक्ष ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। संजय सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी का जंगल राज है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि अत्यंत दुखद खबर, उत्तर प्रदेश में न्याय मांगना भी गुनाह हो गया है। पत्रकार विक्रम जोशी ने वारदात से 2 घंटे पहले पुलिस से मदद मांगी थी, लेकिन ऐसों ने कोई मदद नहीं की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश से बदला मौसम, दिन में छाया अंधेरा। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का दौर जारी है। यहां सुबह से ही घने बादल छाए हुए थे। मौसम विभाग ने पहले ही आज के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। दिल्ली में भारी बारिश के बाद राजधानी के निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है और गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार की सुबह एक अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक रिंग रोड पर WHO बिल्डिंग के पास जल भराव के कारण भैरू मार्ग से IP फ्लाईओवर की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, दिल्ली में मंगलवार को भी भारी बारिश हुई। यहां सफदरजंग और लोधी रोड मौसम केंद्रों में लगभग 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। गुरुग्राम में भी बुधवार को मूसलाधार बारिश हुई है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार यानी आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की पूरी संभावना पहले ही जता चुका है। हालांकि 23 जुलाई से बारिश की तीव्रता और वितरण में कमी आने की संभावना है, यानी गुरुवार के बाद बारिश कम हो सकती है। मौसम विभाग ने मंगलवार की शाम ही आज यानी बुधवार को पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। साथ ही दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे हिसार, भिवानी, जिंद, मेहम, कैथल, पानीपत, रोहतक, झज्जर, करनाल और कुरुक्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता से भरी पूर्व से आने वाली हवाओं और अरब सागर से दक्षिण पूर्वी हवाओं का अभिसरण उत्तर पश्चिमी भारत की ओर होने की संभावना है। मानसून ट्रफ भी इस ओर से ही गुजर रहा है और 2 कारणों से दिल्ली एनसीआर मध्यम से भारी बारिश हुई। सफदरजंग वेधशाला ने जुलाई में अब तक कुल 127.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन नवंबर तक आएगी भारत, ये होगी कीमत। जी हां दोस्तों, देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार कोविड-19 के टीके का ट्रायल भारत में शुरू होगा। लाइसेंस मिलने के बाद यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ब्रिटेन में शोधकर्ताओं के साथ भागीदारी करने वाली भारतीय कंपनी ने यह जानकारी दी। लैंसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित ट्रायल के परिणामों के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल के पहले चरण में HZD
1222 टीके के नतीजे सकारात्मक रहे हैं। इसके किसी तरह के गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जिन्हें पैरासीटामोल के जरिए दूर किया जा सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख अदार पूनावाला ने कहा कि परीक्षण के काफी सकारात्मक नतीजे मिले हैं और इस बारे में वह बहुत ज्यादा खुश हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ताओं के साथ करार कर रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।